नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से होने वाली है चर्चा। पहली खबर में बात उस वीडियो की होगी जो सियासी गलियारों में जमकर ट्रेंड कर रहा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की कोड़ामार प्रतिज्ञा का टारगेट क्या है, पूरा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। दक्षिण की राजनीति में सियासी प्रतिज्ञा वाली पॉलिटिक्स का इतिहास आज बताएंगे। प्रण का सियासी फल क्या मिलता है, सबूत दिखाएंगे। बात ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों पर जिनपिंग के साजिश वाले डैम की भी होगी। ये देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और उनके अनसुने किस्से आपके सामने होंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल सुबह 11:45 पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। कल सुबह 11:45 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने के लिए केंद्र सरकार से जमीन की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी को पोस्ट किया है और लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से फोन पर बात करके उनको पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार और स्मारक स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और हम रुख करेंगे नीरज पांडे का भी। पहले जैनेंद्र, आपसे अपडेट चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है, इस पर चूंकि अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर होगा, तो ऐसे में इसके मायने क्या समझे जाए? बिल्कुल, देखिए, सरकार का एक आंतरिक पत्राचार सामने आया है जिसमें स्पष्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कल सुबह 11:45 पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी और औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर भी मांग की कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर कि उनका स्मारक भी बाद में बनाया जा सके, जिस तरह यमुना के तट के किनारे देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्मारक है। और इसको लेकर के खड़गे ने फोन पर बात की प्रधानमंत्री मोदी से, उन्हें पत्र भी लिखा और इसके बाद कांग्रेस ने इस पत्र को सार्वजनिक तब किया जब ये जानकारी सामने आ गई कि अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह जी का निगम बोध घाट पर किया जाएगा। कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से कांग्रेस जो है वो आहत है और संतुष्ट नहीं है। बहरहाल चूंकि ये कार्यक्रम जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार का है, ऐसे में कांग्रेस के नेता शामिल तो होंगे, लेकिन सरकार के फैसले पर कि अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराया जाएगा, इस पर कांग्रेस के तमाम नेता आहत है। ऐसे में रुख करना चाहूंगी हमारे सहयोगी नीरज पांडे का। नीरज, इस पर सरकार का क्या कोई रुख सामने आ पाया है, क्योंकि बाकायदा चिट्ठी सार्वजनिक कर दी गई है यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें स्मारक के लिए जमीन की मांग की गई थी मनमोहन सिंह जी के लिए? देखिए प्रतिमा, भारत सरकार ने अभी फिलहाल उनके मिशन का समय और स्थान दोनों तय कर दिया है। निगम बोध घाट में कल 11:45 में डिफेंस मिनिस्ट्री को सारे अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। ये अभी गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमें सूचना मिल रही है सूत्रों से, वो पता चला है। लेकिन बिल्कुल सही है, कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी भी सामने आई है और कांग्रेस स्मारक की मांग भी कर रही है। लेकिन शायद सरकार के पास कोई प्लानिंग होगी कि निगम बोध घाट में पहले उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया जाए और उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाए और अलॉटमेंट करने के बाद उनका स्मारक बनना जाए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार का अगला क्या निर्णय होता है, अगला क्या रुख होता है। लेकिन अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है तो यही है कि कल सुबह 11:45 का समय। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे, आपका भी, और जैनेंद्र आपका भी। नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात कोड़ामार पॉलिटिक्स की करते हैं। जो दृश्य आपने देखा वो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का है, लेकिन राजनीति के इस अंदाज की आज पूरे देश भर में चर्चा है। इसीलिए इस वीडियो में छिपी खबर को हमने भारत की बात में अपनी कवर स्टोरी बनाया है।
ये तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं, जिन्होंने राज्य में एक कॉलेज छात्रा के साथ हुई यौन शोषण की वारदात के विरोध में प्रतिज्ञा ली है। खुद को 6 कोड़े मारने की सजा देना भी उसी प्रतिज्ञा का ही एक हिस्सा है। कोड़े मारने की सजा के साथ के अन्नामलाई की प्रतिज्ञा में जूते चप्पल ना पहनने और 48 दिनों तक उपवास रखने का प्रण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक वो राज्य की सत्ता पर काबिज डीएमके को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक किसी भी तरह का जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। इस प्रतिज्ञा को लेने के साथ ही उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ही अपने जूते उतारकर हाथों में ले लिए। इसके बाद नंगे पांव अपनी कार तक जाते हुए उन्हें देखा गया। वैसे भारत प्रतिज्ञा प्रेमी देश रहा है। यहाँ महाभारत के पात्र भीष्म पितामह से लेकर चाणक्य तक समय समय पर कई महापुरुषों ने अलग अलग काम को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा ली। यही नहीं, नया साल नजदीक है, ऐसे में हम और आप भी कई तरह की प्रतिज्ञा और संकल्प करते हैं कि नए साल से ये शुरुआत करेंगे या फिर अपनी किसी बुरी आदत को त्याग देंगे। इसके अलावा भी कई बातें होती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में सियासी प्रतिज्ञा लेने का पूरा इतिहास रहा है। चाहे वो जयललिता रही हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, सब ने अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से विरोधियों के खिलाफ प्रण लिए, जिन्होंने दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत तक सुर्खियां बटोरी। इसीलिए आज हम राजनीति के इसी मॉडल का विश्लेषण करेंगे। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से इसका कनेक्शन भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अन्नामलाई ने ये प्रतिज्ञा ली क्यों है। के अन्नामलाई का ये क्रोध अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुई वारदात के खिलाफ है। कॉलेज परिसर में हुई इस घटना के बाद से राज्य की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी समेत प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्य की सत्ता पर काबिज डीएमके की स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई महिला संगठन भी घटना के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई इस लड़ाई को और आगे ले गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पहले जूता चप्पल उतारने वाला प्रण लिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह कोयम्बटूर में अपने आवास के बाहर खुद को कोड़े मारने की सजा दी। अन्नामलाई ने बिना वस्त्र धारण किए खुद को 6 कोड़े मारे। आखिरी कोड़े के बाद उनका एक समर्थक उनसे आकर लिपट गया। खुद को कोड़े मारने की सजा देने के बाद वो समर्थकों के बीच पहुंचे। अन्नामलाई को देखकर उनकी महिला समर्थक भावुक हो गई और रोने लगी। इस दौरान वो खुद भी भावुक हो गए। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, and this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. Coming 2026, our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. चेन्नई की प्रसिद्ध अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने बताया कि 23 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब जब वो अपने पुरुष मित्र के साथ थीं, तब एक अज्ञात शख्स ने उन्हें धमकाया, लड़की का यौन शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोट्टूर के गुणशेखरन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी कॉलेज परिसर के पास ही बिरयानी बेचता है, लेकिन आरोपी गुणशेखरन के सियासी कनेक्शन से भी राज्य में नया घमासान छिड़ गया है। के अन्नामलाई ने 25 दिसंबर को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आरोपी की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने डीएमके सरकार को घेरने की कोशिश की। इन तस्वीरों में आरोपी गुणशेखरन डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा डीएमके के और भी नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ हैं। अन्नामलाई ने दावा किया है कि यह आदतन अपराधी है और सत्ताधारी डीएमके का सदस्य है। हालांकि इन आरोपों पर तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा है कि यौन शोषण का आरोपी डीएमके का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है।
लेकिन बीजेपी को डीएमके की दलीलें रास नहीं आ रही और वह इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होकर सवाल पूछ रही है। स्टालिन सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग हो रही है। छात्र छात्राएं और महिला संगठन भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एकमात्र चैनल है जो दक्षिण की इस घटना को विस्तार के साथ देश के सामने ला रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब यह मामला अदालत तक जा पहुंचा है। मद्रास हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु में हो रही राजनीति और विरोध प्रदर्शन के बीच के अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा वाला स्टैंड लेकर डीएमके के खिलाफ एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। इस नए नैरेटिव के केंद्र में 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी है और दक्षिण भारत की राजनीति में चली आ रही प्रतिज्ञा वाली सियासी परंपरा भी है। दक्षिण में सियासी प्रतिज्ञा वाली परंपरा का चैप्टर खोलने से पहले आपको के अन्नामलाई का परिचय देते हैं ताकि इस पूरे विमर्श को आप और ज्यादा आसानी से समझ सकें। के अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं। 2020 में अन्नामलाई ने बीजेपी के साथ सियासी पारी की शुरुआत की थी। अन्नामलाई राज्य में अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष है। पुलिस सेवा में अपनी सख्ती के लिए उन्हें सिंघम के नाम से भी पहचान मिली। सियासी सफर में भी अन्नामलाई आक्रामक होकर राजनीति करते हैं। विरोधियों के खिलाफ उनके तेवर काफी तल्ख होते हैं। प्रतिज्ञा वाला प्रण भी उनके इसी अंदाज का हिस्सा है। लेकिन इस प्रण के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी तमिलनाडु में अपनी राजनीति को नई दिशा दे रही है। वो परंपरागत जय श्री राम के नारे के बजाय दक्षिण में वेट्रीवेल मुरुगन पर फोकस कर रही है। इसके टारगेट पर 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की कोशिश खुद को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़ना है। यही वजह है कि अन्नामलाई ने 48 दिन की मुरुगन दीक्षा शुरू की है। इससे पहले नवंबर 2020 में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने वेट्रीवेल यात्रा की शुरुआत की थी। वेट्रीवेल का आशय भगवान मुरुगन से है, जो देवी पार्वती के बेटे हैं। भगवान मुरुगन को तमिल संस्कृति में तमिल देवता के रूप में पूजा जाता है। तमिलनाडु में भाजपा की वेट्रीवेल मुरुगन की रणनीति यह दर्शाती है कि वह राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अपनी राजनीति का आधार बनाना चाहती है। साथ ही भगवान मुरुगन के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी साधना चाहती है। इसके जवाब में डीएमके ने भी भगवान मुरुगन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की रणनीति को लेकर राज्य में एक सांस्कृतिक संघर्ष तेज हो गया है। बीजेपी की वेट्रीवेल यात्रा और मुरुगन दीक्षा तमिल जनता की धार्मिक भावनाओं को केंद्र में रखकर है। वहीं सत्ताधारी डीएमके इसे द्रविड़ियन राजनीति पर एक हमला मानती है। दोनों के बीच में यह राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव 2026 के विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। हालांकि के अन्नामलाई दक्षिण भारत के पहले नेता नहीं है जो प्रतिज्ञा वाली राजनीति कर रहे हैं, बल्कि दक्षिण भारत के सियासी गलियारों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते रहे हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की प्रतिज्ञा हो या फिर दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की प्रतिज्ञा रही हो। उन्नीस नवंबर 2021 की ये तस्वीरें देश भूला नहीं है, जब तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे। वो मीडिया के कैमरों के सामने फूट फूट कर रोए। नायडू अपनी पत्नी के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणियों से आहत थे। टीडीपी अध्यक्ष ने कहा था कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में सभी अपमान सहन किए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। इसको लेकर पहले विधानसभा में हंगामा हुआ। बाद में जब वो मीडिया से बात करने आए तो इस तरह अपनी भावनाओं को जाहिर किया। नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो महाभारत में पांडवों की मौजूदगी में कौरवों के हाथों द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ जैसा था। इसके बाद ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो राज्य विधानसभा चुनाव जीत नहीं जाएंगे तब तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे।
नायडू की इस प्रतिज्ञा का परिणाम ये हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। टीडीपी को 135 सीटें मिली और उनके सहयोगी जनसेना को 21। बीजेपी ने 8 सीटें जीती। एनडीए ने कुल मिलाकर 164 सीटें जीतकर सरकार बनाई। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु दक्षिण की राजनीति में जयललिता की प्रतिज्ञा भी काफी चर्चा में रही है। मार्च 1989 में उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके नेताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। ये सियासी गलियारों में साड़ी कांड के तौर पर चर्चित हुआ। इसके बाद जयललिता ने शपथ ली कि जब तक वो सीएम नहीं बन जाएंगी सदन में नहीं आएंगी। इसके बाद 1991 में वो मुख्यमंत्री बनकर सदन पहुंची। इसके अलावा उत्तर भारत में भी राजनेताओं के बीच प्रतिज्ञा वाला ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए पगड़ी पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। बाद में नीतीश एनडीए में शामिल हो गए। जुलाई 2024 में सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई और अपना सिर मुंडवाने के बाद राम मंदिर में अपनी पगड़ी समर्पित की। तो चंद्रबाबू नायडू, जयललिता समेत दक्षिण भारत में तो ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं की सियासी प्रतिज्ञा का परिणाम चुनावी सफलता के तौर पर मिला है। क्या वाकई सियासी प्रतिज्ञा जनता की सहानुभूति हासिल करने का एक तरीका है? दक्षिण की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या राय रखते हैं, वो भी सुनिए। ये जो मूव है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग जो हैं वो बहुत भावुक लोग होते हैं और काफ़ी इमोशनल लोग हैं, और इस तरह की बात जब कोई राजनेता करता है और जिस तरह का ये बयान उन्होंने दिया है, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में एक तार उनके साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकता है, और उससे ज़्यादा इसका कुछ एक ड्रामेटिक चेंज हो राजनीति में तमिलनाडु की, ऐसा होते मेरे को नहीं दिख रहा है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो प्रतिज्ञा लेना किसी का भी निजी विषय है। हालांकि प्रतिज्ञा का मकसद हर बार कुछ पाना ही नहीं होता, लेकिन हमारे राजनेताओं की प्रतिज्ञा पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा में विरोधी के नुकसान का प्रण होता है और चुनाव में सियासी फल वाली कामना होती है। भारत की बात में अब बात चर्चा चीन की बांध वाली साजिश की हम करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े बांध से भी 3 गुना बड़ा बताया जा रहा है। जानकार इसे वाटर बम का नाम दे रहे हैं। आशंका जता रहे हैं कि चीन के नए डैम से कहीं धरती का सिस्टम तो नहीं बदल जाएगा। चीन की बांध वाली इसी साजिश को हम आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। चीन ने अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से एक ऐलान किया, जिसके मुताबिक तिब्बत में चीन यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से में एक बांध बनाएगा। ये बांध दुनिया की किसी भी परियोजना से भी ज्यादा बड़ा होगा, जिस पर $137 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बनने के बाद बांध से करीब 300 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली इतनी होगी जिससे चीन की 30 करोड़ आबादी की साल भर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यह बांध तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी पर प्रस्तावित है। तिब्बत की यही नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। चीन की साजिश के तार यहीं से शुरू होते हैं। उसे समझाने के लिए हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। तिब्बत से यारलुंग जांगबो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पहले अरुणाचल प्रदेश और फिर असम से गुजरते हुए बांग्लादेश तक बहती है, जहां उसका नाम जमुना हो जाता है। ये जानकारी आपको देने के पीछे है भारत की भौगोलिक स्थिति को समझाना। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पानी से जुड़ी जरूरतें चीन से बहकर आने वाली नदियों से ही पूरी होती है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम पानी के लिए ब्रह्मपुत्र पर ही निर्भर है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को पूर्वोत्तर की लाइफलाइन भी माना जाता है। अब चीन का नया बांध कैसे भारत से लेकर बांग्लादेश के लिए नया खतरा बन सकता है, वो समझिए। चीन का प्रस्तावित बांध अरुणाचल प्रदेश से सटे
तिब्बत में उस जगह पर प्रस्तावित है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी 2700 मीटर नीचे खाई में गिरती है और फिर भारत में एक यू टर्न के साथ अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। 2700 मीटर की गहराई पर मिलने वाले पानी की रफ्तार की वजह से चीन वहां पर डैम बनाना चाहता है। इसके अलावा तिब्बत के उस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। भारत के बेहद नजदीक विशालकाय बांध बना लेने के बाद भारत आने वाले ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन बांध के जरिए नियंत्रित कर सकता है। चीन इसे कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जल आपूर्ति से लेकर सिंचाई और बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव के समय चीन ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रवाह पर असर भी डाल सकता है और शत्रुता के समय और भारतीय क्षेत्र में विशालकाय बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ सकता है। इसका सीधा असर पूर्वोत्तर में विनाशकारी बाढ़ के रूप में भी दिखाई दे सकता है। विदेश नीति से जुड़े जानकार मानते हैं कि चीन की मंशा कहीं न कहीं दक्षिण एशिया की जल शक्ति पर अधिकार की है और नए बांध की भूमिका उसी मंशा का एक विस्तार माना जा सकता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चीन जो बांध बनाने जा रहा है उससे हिंदुस्तान को बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। कल अगर लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर वो फ्लडिंग कर सकता है, अरुणाचल में और असम में और वेस्ट बंगाल में, जिसमें हमारे लॉजिस्टिक मूवमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। चीन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन चीन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि चीन पर जब जब भरोसा किया गया केवल नुकसान हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि चीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत का अगला रुख क्या होता है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। वो बोलते कम थे, उनकी नीतियां बोलती थी जो उन्होंने काम किया। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका प्रधानमंत्री बनने से पहले ना तो रेस में कहीं नाम था, ना पीएम बनने की कोई चर्चा थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद भी इस पद के दावेदार नहीं थे। बावजूद इसके 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 92 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन देश की नई पीढ़ी आज से पूरे 20 साल पहले हुई राजनीतिक घटना से अनजान है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सियासत के बियाबान से सीधे सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी तक ले गई। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी। तारीख 18 मई 2004, जगह राष्ट्रपति भवन। जब सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने पहुंची थी, लेकिन वहां क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था। ये वो वक्त था जब एनडीए की 6 साल की सत्ता के बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने जीत दर्ज की थी और देश के कोने कोने में सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे।
चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी 8 साल बाद सत्ता में लौट रही थी। कांग्रेस के साथ साथ यूपीए गठबंधन की पार्टियां भी सोनिया के नाम पर सहमत थी। सोनिया गांधी जी सबकी नेता है, देश भर में डंका बज गया, सारा चीज हो गया, चुनाव हो गया, अब शपथ ग्रहण समारोह बाकी है, इसलिए इसमें कहीं कोई शक और कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पूरा माहौल सस्पेंस का बना हुआ था। 17 मई को सोनिया गांधी ने नए सांसदों को चाय पर 10 जनपद बुलाया था। मई की गर्मी में सांसद 2 घंटे तक इंतजार करते रहे और सोनिया गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंदर बैठक करती रही और फिर देर शाम मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी सांसदों के सामने ऐलान करने आए। मिसेस गांधी is going to meet the Honorable President of India tomorrow morning. 18 मई की सुबह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करके तो आए, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता था। और फिर 18 मई की शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही इस बैठक का लाइव प्रसारण हो रहा था। सोनिया गांधी ने बोलना शुरू किया और अब सस्पेंस से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी ने जैसे ही पीएम पद लेने से मना किया, वहां हंगामा शुरू हो गया। मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने सोनिया गांधी को घेर लिया और भावुकता भरे भाषणों से लेकर गुस्से तक से सोनिया को मनाने की कोशिश हुई। हमें केवल आप पे विश्वास, हमें किसी और पे विश्वास नहीं है। सच बात यह है। You continue to lead us because it is the need of the hour. लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी। वो पहले ही फैसला कर चुकी थी और यहीं से देश को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतवर्ष की जनता ने मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन सोनिया जी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी किसी के लिए चुनौती नहीं बने। एक साफ सुथरे नेता वाली छवि ने 1998 से ही मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद बना दिया था। Our country will be safe in Dr. मनमोहन सिंह hands. जब वो कांग्रेस में आई तो उन्हें, जिसे हम कहते हैं, आटे दाल का भाव पता चला और उन्हें लगा कि ये तो यहाँ कांग्रेसी सब पैंतरेबाजी करते हैं, सबके अपने अपने खेले। तो उसमें उन्हें मनमोहन सिंह एक बहुत पाक साफ आदमी नजर आए, एक ऐसे आदमी जो एक अपनी बेबाक सलाह देते थे। लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर यूपीए के अहम सहयोगी लालू यादव तैयार नहीं थे। वो सोनिया गांधी को ही पीएम पद पर देखना चाहते थे। लालू के मना करने के बाद सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ लालू के घर उन्हें मनाने के लिए गई थी। दरअसल
सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री पद से मना करने के पीछे एनडीए और खासकर बीजेपी का भारी विरोध था, जिसमें सबसे आक्रामक थी सुषमा स्वराज। ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी और संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगी। संसद सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है, मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। सुषमा स्वराज के साथ कई नेताओं ने सोनिया के पीएम बनने के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 100 करोड़ के ऊपर हमारे आबादी गई है, क्या इसमें से एक लायक नहीं है? कांग्रेस में कोई नहीं लायक। एक विदेशी औरत की जरूरत पड़ती है आपको। प्रधानमंत्री के पद पर बैठने से इनकार करके सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ विपक्षी विरोध के शोर को शांत कर दिया था। सोनिया गांधी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को चित्त कर दिया था और अब प्रधानमंत्री के तौर पर देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल चुके थे। वो मनमोहन सिंह जिन्हें हिंदुस्तान के मिडिल क्लास का हीरो कहा जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, वो पीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचे? मनमोहन सिंह जो 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और अगले 2 साल तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, वो अचानक सरकार का हिस्सा कैसे बने? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. दरअसल एक फोन कॉल ने अचानक देश की सत्ता के लिए मनमोहन सिंह के दरवाजे खोल दिए थे। जून 1991 मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटे थे और अपने कमरे में जाकर सो गए थे। उस रात उन्हें पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी अलेक्जेंडर का फोन आया। जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। मनमोहन सिंह उस वक्त यूजीसी के अध्यक्ष थे और कभी भी राजनीति में नहीं रहे थे, जबकि नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का संदेश लेकर आए पीसी अलेक्जेंडर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदल कर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। तो ऐसे थे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री बनने के न्योते पर भी विचलित नहीं होते थे और जब जिम्मेदारी मिलती थी तो ऐसा काम कर गए जिसकी मिसालें आज भी देश में दी जाती हैं। मनमोहन सिंह जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, ये वो वक्त था जब देश का इकोनॉमिक सिस्टम गहरे संकट में था। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा उठ रहा है, देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और पशुपेश करना तो आत्महत्या सदृश होगा। इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर
ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया, उस बिगाड़ को रोक लिया। हालात ये थे कि देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। देश में विदेशी निवेश ना के बराबर था। तब मनमोहन सिंह ने भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए थे और इस फैसले के बाद देश का इकोनॉमिक ग्राफ पूरी तरह बदल गया था। 24 जुलाई 1991 जब ज़मानी पगड़ी पहने मनमोहन सिंह अपना पहला बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनसे यहां तक कह दिया था कि अगर हम सफल होते हैं तो इसका श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में मनमोहन सिंह ने आजादी के बाद से घुटती और तड़पती अर्थव्यवस्था को नए पंख दे दिए थे। मनमोहन सिंह ने देश को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था। पूरी दुनिया को देश में व्यापार करने का न्योता दिया और लाइसेंस और परमिट राज को खत्म कर दिया गया और इसे ही आर्थिक उदारीकरण कहा गया। पिछले साल जब हमारी सरकार आई तो उस वक्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और इस चीज़ का बहुत ही खतरा था कि कहीं हमारे मुल्क का बिल्कुल दिवालिया ही ना हो जाए। अगर ऐसी चीज़ हो जाती तो ये तो हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होती। तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ उस समय था कि किसी तरह हम इस डिफ़ॉल्ट को ना होने से ना होने दें इसको ना होने दें। आर्थिक उदारीकरण के फैसले के बाद देश वाकई तरक्की की राह पर निकल चुका था। अगले 2 दशकों में प्राइवेट बैंक, मोबाइल फोन, विदेशी गाड़ियां, टीवी चैनल और प्राइवेट एयरलाइंस से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए वो आजादी के वक्त से ही तरस रहा था। मिसाल के तौर पर 1990 तक देश में एम्बेसडर, फिएट और मारुति जैसी गाड़ियों का ही राज था, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब देश में जर्मनी से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक की कार कंपनियों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस आर्थिक सुधार की नींव रखी, उसके बाद आई सरकारें आज भी उनके फैसलों को सलाम करती हैं। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। स्वर्गीय मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर है। कल सुबह पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय ले जाया जाएगा, वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर 12:15 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो मेरे साथ भारत की बात में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।